स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये जो झांसी डिवीज़न का जो क्वेश्चन था और जिसका कि एक फर्स्ट पार्ट वीडियो जो बना के आपको दे दिया गया है, और इस तरह के जो झांसी डिवीज़न के क्वेश्चन थे, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 17/12/2022 को हुआ था, ठीक है। इसी का क्वेश्चन 50 तक आपको बना के दे दिया गया था। 51 से चलेंगे और पूरा आज ख़त्म कर देंगे जहाँ तक जाता है। अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो किसी भी प्रश्न में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 51 से। 51 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग इसको शुरू करेंगे। जो क्वेश्चन पहले आया था उसको हमने टाइप करके बनवाया है अच्छी तरह से, ताकि उसमें किसी प्रकार का टिक मार्क नहीं मिले और दोनों लैंग्वेज में सभी क्वेश्चन आपको मिले। राजभाषा के भी क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में किया गया है। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राफ्ट गियर यूज हेलिकल स्प्रिंग। जो ड्राफ्ट गियर कौन सा है जिसमें हेलिकल स्प्रिंग का यूज होता है, तो वो जो ड्राफ्ट गियर है वो है MK50, ठीक है। MK50 जो ड्राफ्ट गियर है उसमें हेलिकल स्प्रिंग का यूज होता है, क्योंकि जो RF361 है ये भी बहुत ही यूज़फुल अभी यूज हो रहा है जो इंडियन रेलवे में फ्रेट स्टॉक में, उस तरह का यही ड्राफ्ट गियर है। और इसमें रबर पैड यूज होता है, ठीक है। और आजकल जो MK50 और RF361 जो है दोनों यूज होते हैं भरपूर मात्रा में। तो जो हेलिकल स्प्रिंग का जिसमें यूज होता है वो है MK50, और जो RF361 है इसमें रबर पैड का यूज होता है। और कितने पीस अगर पूछे तो 6 पीसेज इसमें रबर पैड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। विच डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन BLC वैगन इन ल्यू ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स। जो एम्प्टी लोड बॉक्स जो होता है EL बॉक्स, उसके जगह पर BLC वैगन में किस चीज़ का प्रयोग होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसमें जो है LSD का यूज होता है, लोड सेंसिंग डिवाइस, ठीक है। लोड सेंसिंग डिवाइस का यूज BLC वैगन में किया जाता है। किसके जगह पर? EL, जो एम्प्टी लोड बॉक्स जो होता है EL डिवाइस, उसके जगह पर। तो 52 का हो जाएगा B। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 53। BLC वैगन का बहुत ही अच्छा एक PDF आपको बना के दिया गया है, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में है। तो उसको आपको मिल गया है, सबको मिला ही गया है, नहीं मिला होगा तो मैसेज कीजिएगा, मिल जाएगा। 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैगन्स मस्ट बी टेस्टेड फॉर वाटर टाइटनेस एट द टाइम ऑफ लीविंग ऑफ वर्कशॉप आफ्टर POH। मतलब POH के बाद जो है लिविंग जो होता है कोच से, POH जब होता है उसके बाद जो कोच रिलीज होता है वहाँ से, तो उसमें वाटर टाइटनिंग टेस्ट किया जाता है। तो वाटर टाइटनिंग का टेस्ट जो है कवर्ड वैगन में होता है। कवर्ड वैगन कौन सा है? BCN वैगन कवर्ड वैगन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सा वैगन जो है इसमें से कवर्ड वैगन है, कौन सा फ्लैट वैगन है, कौन सा बॉक्स वैगन है, कौन सा टैंक वैगन है। तो ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। 54 में क्या है? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ फ्लोर प्लेट प्रोवाइडेड इन बॉक्सेनर वैगन। जो बॉक्सेनर वैगन जो होते हैं उसमें जो फ्लोर प्लेट जो होते हैं उसकी थिकनेस पूछ रहा है, किसमें? बॉक्सेनर वैगन में। तो फ्लोर प्लेट का जो थिकनेस होता है वो 4 mm होता है, ठीक है। इसका 4 mm लगाइएगा। चलिए, पिलर का अगर पूछे थिकनेस तो 8 mm होता है। डोर स्टिफनर जो होता है, डोरवे स्टिफनर, उसका 4 mm होता है। साइड वाल जो प्लेट्स होते हैं या इंड वाल शीट जो होते हैं वो भी 4 mm का होता है। तो इन सब के जो थिकनेस है ये सब वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। और नहीं तो जो आपको मटेरियल दिया गया है उसमें आपको मिलेंगे ये सब, ठीक है। तो इसका आंसर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। इन केस ऑफ LHB कोचेज द नंबर ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स प्रोवाइडेड पर कोच आर। जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर जो होते हैं LHB कोचेज में, इस तरह की LHB बोगी है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, 4 यूज होते हैं। और एक कोच में 2 बोगी होते हैं, तो 4 और 4 टोटल 8 हो जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से इसका आंसर जो है C हो जाएगा, 55 का C। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ MS नोर ब्रेम से मेक व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। जो MS नोर ब्रेम से जो कंपनी है उसका WSP सिस्टम जो है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, इसका कौन सा पार्ट नहीं है ये पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, नहीं है ये पूछ रहा है। तो डंप वाल्व भी उसका हिस्सा है, ठीक है। स्पीड सेंसर भी है, प्रेशर स्विच भी है, लेकिन लेवलिंग वाल्व जो है क्या है, एयर स्प्रिंग जो है फीबा, उसका ये पार्ट है। तो इसका आंसर D हो जाएगा, 56 का हो जाएगा D।
क्वेश्चन 57 देखिए, इन context of the air brake system of LHB coach, what is the capacity of auxiliary reservoir? जो auxiliary reserve जो होता है AR, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? टोटल 200 लीटर के होते हैं, एक 125 और एक 75 लीटर के होते हैं। ऑप्शन में सिर्फ 125 दिया है तो हम इसी को सही मानेंगे। इसका 57 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, एज पर NCR एक्सीडेंट मैनुअल, when accident alarm hooter is sounded one time for 90 second duration in at indication of, मतलब दुर्घटना मैनुअल में जो है एक हूटर जो है 90 सेकंड तक एक बार बजाया जाता है, तो इसका क्या मीनिंग हो गया, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग हो गया कैंसिलेशन ऑफ ART या ARMV, ART या ARMV का कैंसिलेशन हो गया। 59 देखिए, बी शेड्यूल ऑफ ICF कोचेज आर कैरिड आउट एट व्हाट फ्रीक्वेंसी। बी शेड्यूल जो है ICF में कब होते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। बी शेड्यूल, ठीक है, बी शेड्यूल होता है 3 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज, ठीक है। ए शेड्यूल जो होता है 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज। IOH जो होता है 9 मंथ्स पर होता है। जो न्यूली बिल्ड जो होते हैं उसके IOH 12 मंथ पर होते हैं और POH 12 मंथ पर होते हैं, ठीक है। और जनरली POH 18 मंथ पर होते हैं, IOH 9 मंथ पर होते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इस सारे जो मैं बात बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा वो मटेरियल में मिलेंगे, आप ढूंढेंगे, उसको पढ़ेंगे और पढ़ के कन्फर्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ कन्फर्म रहेंगे तभी एग्जाम में कन्फर्म रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनर बोगी इज कंटिन्यूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब कैसनर बोगी के जो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस जो है, रख रखाव जो है, RDSO के कौन से पम्पलेट में है, वो आपसे पूछ रहा है। तो G95 जो है वो उसमें है, G95 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, उसका हो जाएगा ए। अब आपसे G81 भी पूछ सकता है, ठीक है, जो कि बी में लिखा हुआ है G81। इसका मतलब हो गया G81 का जो CTRB जो फिटेड किया जाता है कैसनर बोगी में, उसको G81 में उसको रखा गया है, RDSO का पम्पलेट G81 में, ठीक है। G90 जो है, G90 वो BTPN वैगन का जो है वो है, उसका RDSO पम्पलेट है BTPN वैगन का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का। उसके बाद G72 जो है फैब्रिकेशन ऑफ वैगन यू फ्रेम एंड बोगी, इसका है, ठीक है, फैब्रिकेशन ऑफ वैगन यू फ्रेम एंड बोगी। तो ये चारों जो है मेंटेनेंस शेड्यूल, जो याद रखिएगा, मेंटेनेंस मैनुअल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इन वेद एनालिसिस वी स्टैंड फॉर, वेद एनालिसिस में वी क्या है? वी क्या है? ये स्टोर का क्वेश्चन है, ठीक है। ABC एनालिसिस होता है, वेद एनालिसिस होता है, और भी बहुत सारे एनालिसिस होते हैं और उस सब का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग हो गया वेद एनालिसिस में, इसका C हो गया, ठीक है। क्या हो गया? वाइटल आइटम्स, इसका होता है वेद का मतलब हो गया वाइटल, VED होता है VED, V से हो गया वाइटल, E से हो गया इसेंशियल और A से हो गया, D से हो गया डिजायरेबल, ठीक है। वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि यूनिफाइड PLs रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो PL नंबर जो दिए जाते हैं स्टोर डिपार्टमेंट जो 8 अंकों का होता है, वो उसके क्या लाभ हैं, इसमें क्या जो है गलत नहीं होने की संभावना है, यही आपको पूछ रहा है। तो इसमें जो इसका जो आंसर होगा, इसमें ऑप्शन को पहले हम पढ़ना है कि ऑप्शन कहता क्या है। डुप्लीकेट PL नंबर्स जो है, डुप्लीकेट PL नंबर्स को ये संभावना को ये ख़त्म करता है। नॉन यूनिफॉर्मली ओवर इंडियन रेलवे, ठीक है, ये भी है। नॉन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आइटम, ये भी है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। PL नंबर जो है इन सब जो है संभावनाओं को खारिज करता है, कम कर देता है। तो इसका डी हो जाएगा, 63 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, फ्रीक्वेंसी फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ बी कैटेगरी स्टोर आइटम इज, जो बी कैटेगरी का जो आइटम है उसका स्टॉक वेरिफिकेशन पूछ रहा है। देखिए, तो इसका बी कैटेगरी का जो होगा स्टॉक वेरिफिकेशन वो हो जाएगा वंस इन ए ईयर, ठीक है। देखिए, अब इसको ABC एनालिसिस में रखा गया है, ABC एनालिसिस में।
इसमें कि बताया गया है कि ए कैटेगरी के जो आइटम है, बी कैटेगरी के आइटम है, सी कैटेगरी के आइटम है, तीनों के जो है स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है, उसका वैल्यू का जो पीरियड है वो क्या है। ठीक है, तो इसको आप एक बार समझ लेंगे एबीसी एनालिसिस में कि जो ए कैटेगरी जो होता है, ए कैटेगरी जो होते हैं आइटम, उसके जो है वेरिफिकेशन का जो है एवरी 6 मंथ पर होता है। ठीक है, 6 मंथ। बी कैटेगरी के जो होते हैं एवरी ईयर होते हैं, और सी कैटेगरी के जो होते हैं वो 2 ईयर्स पर होते हैं। उसी तरह इसके जो है टोटल स्टॉक जो है अकाउंट वो पूछेगा कितना % है, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम कितना है ये भी पूछेगा। तो इसमें जो इसको क्लीन करते हैं तो फिर आपको बढ़िया से बताते हैं। एबीसी एनालिसिस में जो ए कैटेगरी के आइटम होंगे उसके 5% होंगे, वो क्या होगा, टोटल स्टॉक अकाउंट का 5% होगा। ठीक है, और टोटल आइटम का 70% वैल्यू होगा उसका। ठीक है, मतलब कम मात्रा में होगा लेकिन कीमत उसकी जो है ज़्यादा होगी, यही आपको जानना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और ये आएंगे भी। तो ए कैटेगरी के जो आइटम होंगे उसके वेरिफिकेशन तो एवरी 6 मंथ पर होंगे। ठीक है, लेकिन उसका टोटल जो है स्टॉक कितना होगा अकाउंट में, तो 5% होगा, और टोटल उसकी वैल्यू, आइटम की टोटल वैल्यू होगी 70%। उसी तरह बी कैटेगरी के जो आइटम है वो टोटल स्टॉक अकाउंट का होगा 15%। बी कैटेगरी वाला बोल रहे हैं, टोटल अकाउंट जो है स्टॉक अकाउंट का 15% होगा, और टोटल जो है वैल्यू इसकी होगी 20% होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नहीं, अब सी कैटेगरी देखते हैं। सी कैटेगरी क्या है, सी कैटेगरी के जो आइटम्स हैं उसके जो वेरिफिकेशन तो 2 ईयर्स पर होते हैं, लेकिन इसका टोटल जो स्टॉक अकाउंट का होगा 80% उसमें होगा, मतलब 80% वो आइटम रहेगा, और 10% जो है वैल्यू उसकी 10% ही होगी, मतलब सस्ती चीज़ें होंगी और ज़्यादा मात्रा में होंगी। ठीक है, तो वैल्यू इसकी कितनी होगी, 10% ही होगी। तो इस तरह से 3 कैटेगरी के जो आइटम्स हैं उसके स्टॉक वेरिफिकेशन जो है वो बता दिया हमने, टोटल स्टॉक अकाउंट कितना होगा। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम कितना होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एक वेद एनालिसिस के बारे में पूछा था, एक FSN होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, FSN। ठीक है, FSN का मतलब होता है फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स, ये सब स्टोर का पार्ट्स है, और वो आ गया वेद, तो इसलिए हमने इसको भी बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 तक हमने कर लिया था, 64 देखते हैं। फ्रीक्वेंसी फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ बी कैटेगरी स्टोर आइटम इज, वो तो हमने बता दिया, बी कैटेगरी जो होते हैं वंस इन ईयर होता है, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। टू अचीव बेटर इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो व्हाट शुड बी द एवरेज स्टॉक ऑफ ए कैटेगरी आइटम्स, मतलब क्या कर रहा है कि बेहतर टर्न ओवर इन्वेंट्री अनुपात को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, एक कैटेगरी की जो वस्तुओं का स्टॉक कितना होना चाहिए बेहतर, ये क्वेश्चन जो हमने अभी बताया उससे ये अलग है। एक कैटेगरी का जो है वो बेहतर अनुपात प्राप्त करने के लिए एक कैटेगरी का जो होगा वो 3 मंथ ही होगा, और इस तरह के ये लाइन लगा के यदि पूछे कि टू अचीव बेटर इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो व्हाट शुड बी द एवरेज स्टॉक ऑफ ए पूछे तो 3 मंथ, और बी पूछे तो 6 मंथ, और सी पूछे तो 12 मंथ। फिर उसको जो है आधा कर देना है, क्यों, बेहतर टर्नओवर के लिए। ये अलग तरफ का क्वेश्चन था, लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टोर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को नज़र बनाए रखिएगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत ही फोकस कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत सारे आपको एक ट्रिक देगा, क्योंकि यदि आपके पास PL नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आप PL नंबर से संबंधित सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, या कुछ नया क्वेश्चन आता है जो कभी आपने सोचा नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, और एक एक क्वेश्चन के लिए एग्जाम में जो है छूट जाते हैं एग्जाम आपके, और डिपार्टमेंटल का मौका जो है बहुत टाइम के बाद मिलता है, तो इस मौके को जो है हाथ से गंवाने नहीं दीजिए। हर एक क्वेश्चन पर पैनी नज़र बनाए रखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है, सीखना है, याद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। 67 का क्या है, आइटम विच हैव नोट बीन इशूड फॉर लास्ट 12 मंथ्स एंड स्टॉक एग्जिस्ट आर कॉल्ड, मतलब जो स्टॉक में है लेकिन 12 महीने से इशू नहीं किए गए हैं, ड्रॉ नहीं किए गए हैं, उस आइटम को क्या कहा जाता है, तो उसको इनएक्टिव स्टोर कहा जाता है, इनएक्टिव स्टोर। ठीक है, तो इसमें सरप्लस स्टोर आ गया, ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। सरप्लस स्टोर वो स्टोर है इसमें लिखा हुआ है कि नोट इशूड फ्रॉम 12 मंथ्स। ठीक है,
जो 12 मंथ से इशू नहीं किया गया उसको सरप्लस स्टोर कहा जाता है। एक मूवेबल स्टोर होता है, सरप्लस में दो होते हैं, ठीक है। एक होता है मूवेबल स्टोर। इसमें इसमें क्या है, मूवेबल स्टोर में क्या है कि नोट इशूड फ्रॉम 12 मंथ्स, बट जो है इसका रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर में, इसका रिक्वायरमेंट हो सकता है बट इट्स रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर, ठीक है। तो उसको कहा जाता है मूवेबल स्टोर, जिसको कि 24 महीने से इशू तो नहीं किया गया है लेकिन भविष्य में इशू कर किया जा सकता है, तो उसको सरप्लस मूवेबल सरप्लस स्टोर कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है, एक जो सरप्लस जो स्टोर होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मूवेबल सरप्लस हो गया, एक होता है डेड सरप्लस। डेड सरप्लस क्या है, डेड सरप्लस वो है जिसको में कहा जाता है कि नोट इशूड फ्रॉम 2 ईयर्स, ये भी 2 साल से तो इशू नहीं किया गया है, ठीक है। एंड चेंज नोट यूज इन नेक्स्ट, और जो है चांस टू नोट यूज इन नेक्स्ट 24 मंथ्स, मतलब दो साल से या 24 मंथ से ये तो इशू नहीं किया गया है, और आगे भी जो 24 मंथ्स है उसमें भी इशू किए जाने की चांस नहीं है, तो उसको डेड सरप्लस कहा जाता है। तो सरप्लस के दो पार्ट थे, एक मूवेबल सरप्लस और एक डेड सरप्लस, एक, ठीक है, वो भी हमने बता दिया, सरप्लस भी हमने बता दिया। एक ओवर स्टॉक होता है, ठीक है, ओवर स्टॉक वो भी आपको जान लेना है। ओवर स्टॉक होता क्या है, ओवर स्टॉक क्या है, ओवर और पहले ऑर्डिनरी स्टोर आ गया है तो पहले इसी को कर देते हैं। ऑर्डिनरी स्टोर क्या होता है कि रेगुलर टर्नओवर आइटम्स इसको कहा जाता है, मतलब रेगुलर इसका जो है टर्नओवर हो रहा है तो उसको ऑर्डिनरी स्टोर कहा जाता है, ठीक है। एक होता है ओवर स्टॉक आइटम, ओवर ओवर मतलब ओवर स्टॉक आइटम होता है, वो क्या होता है कि मतलब इसे कहता है कि उपलब्ध मात्रा में जो है उसको परिभाषित किया गया है, मतलब कि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ये उपलब्ध है, ठीक है। इट्स डिफाइंड अ क्वांटिटी अवेलेबल ओवर एंड एबव, ठीक है। इसको ओवर स्टॉक आइटम कहा जाता है। एक कस्टडी स्टोर होता है, ठीक है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। बहुत सारे स्टोर के जो परिभाषाएं हम एक एक करके आपको बता रहे हैं और सभी इंपॉर्टेंट है, सभी का लाइन लिख देगा और पूछेगा कि ये स्टोर है क्या, याद रखिएगा। कस्टडी स्टोर क्या आता है कि इसे क्या है, स्टोर से तो इशू किया गया, ठीक है, इस स्टोर से इसको इशू किया जाता है, लेकिन क्या है भविष्य में इसके उपयोग की प्रतीक्षा में स्टोर डिपो में ही इसको रखा जाता है। स्टोर से इशू हो गया लेकिन रहेगा डिपो में ही, ठीक है, इसको कस्टडी, डिपो के कस्टडी में रहेगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में बोलें तो दीज आर चार्जेड ऑफ फ्रॉम स्टोर, ठीक है, चार्जेड ऑफ फ्रॉम स्टोर बट कीप अंडर स्टोर डिपो कस्टडी फॉर अ फ्यूचर यूज, ठीक है। या इसका एक और परिभाषा है, जिसको पिछले 26 महीनों से यूज नहीं किया गया है लेकिन अगले 22 महीनों तक इसका यूज किया जा सकता है, उसको कस्टडी स्टोर कहा जाता है। इंग्लिश में अगर आप सुने, बहुत सारे विद्यार्थी इंग्लिश के भी हैं, तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन जो हिंदी में ही बोल के निकल जाता हूँ, याद भी नहीं रहता है। तो इंग्लिश में यदि इसको बोलें तो नोट इशूड फ्रॉम 26 मंथ्स, ठीक है, बट चांस टू इशूड 22 मंथ्स नेक्स्ट, मतलब 26 महीने से यूज नहीं किया गया लेकिन अगले 22 महीने में भी जो है यूज की संभावना है, अगले 22 महीने में जो है यूज की संभावना है, तो इसको कस्टडी स्टोर कहा जाता है। तो स्टोर के बहुत सारे जो है परिभाषाएं थी जो हमने आपको भी बताया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 नहीं, 67 तो हो गया, 68 की तरफ चलते हैं। 68 क्या है, आइटम स्टोर विच देयर इज ए रेगुलर टर्नओवर काउज बाय ए कांस्टेंट डिमांड आर कॉल्ड। जो रेगुलर टर्नओवर होता है उसको हमने तुरंत हमने बताया कि ऑर्डिनरी स्टोर कहा जाता है, तो 68 का हो जाएगा सी, ऑर्डिनरी स्टोर। 69 देखिए हमने बोला था कि एक लाइन आपको लिख देगा इस तरह से कि इस तरह की परिभाषा है और उस स्टोर को कहा किया जाता है, ठीक है। तो जो भी हमने बताया है या तो उसको आप वीडियो को रोक रोक के लिख लेंगे या तो उसको आप याद कर हो गया तो अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे आपको तुरंत याद हो जाएंगे, यदि हो भी जाएंगे तो आप थोड़ी देर में भूल जाएंगे, ये ठीक है, क्योंकि जो लिख लेता है आदमी उसको याद रहने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 69 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कोडिफिकेशन इज फॉलोड बाय इंडियन रेलवे फॉर कोडिफिकेशन ऑफ स्टोर आइटम्स, मतलब कि जो इंडियन रेलवे में जो कोडिफिकेशन का जो सिस्टम है वो क्या है, वही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो होगा सेमी सिग्निफिकेंट कोडिंग सिस्टम है, सेमी सिग्निफिकेंट कोडिंग सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 70 जो है, 70 में क्या बोलता है, 70 देखिए, विच अमॉन्ग फॉलोइंग इज अ मटेरियल इंस्पेक्टिंग एजेंसी, मतलब कौन जो है इसमें मटेरियल को इंस्पेक्ट करने वाली एजेंसी है। तो जो मटेरियल को इंस्पेक्ट करने वाली जो एजेंसी होती है वो RITES भी होती है, जिसको कहा जाता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस कहा जाता है, वो भी जो है मटेरियल को इंस्पेक्ट करने का काम करती है। और एक RDSO है, इसका तो नाम ही है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दोनों इसका आंसर सही होगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। RITES का मतलब समझ गए होंगे कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत सारे फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको कि एब्रीविएशन कहा जाता है। चलिए, EOQ इज द क्वांटिटी एट विच, EOQ क्या है, ठीक है। यही तो EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इसका मतलब होता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, ठीक है। इसका सी हो जाएगा, 71 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, लास्ट डिजिट इन एनी प्राइस लिस्ट नंबर, कोई भी प्राइस लिस्ट नंबर में पहला और दूसरा अंक जो है ग्रुप को दर्शाता है, तीसरा और चौथा जो है सब ग्रुप को दर्शाता है, पाँचवा, छठा और सातवां जो है आइटम का जो सीरियल नंबर है वो बताता है, और आठवां जो है चेक डिजिट बताता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, लास्ट नंबर पूछ रहा है, तो चेक डिजिट हो जाएगा, 72 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, फर्स्ट 2 डिजिट इन प्राइस लिस्ट नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट क्या बताता है, ग्रुप को बताता है, तो क्या हो जाएगा मेन ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप वाला जो है 3 और 4 नंबर जो होता है वो सब ग्रुप को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म IREPS, IREPS का फुल फॉर्म क्या होता है, IREPS, ठीक है। IREPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सर्विस, ठीक है, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सर्विस, ठीक है। और ये एक जो है ना एक तरह से एक क्या बोलते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर है जहाँ की खरीदारी और ये सबका सिस्टम चलता है रेलवे में, और इसको क्रिस ने बनाया है, CRIS। अब क्रिस का भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, क्रिस का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर, जो कि आपका जो ऐप है जिसको कि रेस कहा जाता है, RESS, उसको भी क्रिस ने ही बनाया है, और उसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। कुछ नए हैं जो जुड़ना चाहते होंगे कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं या क्लास लेना चाहते हैं, तो वो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कैसे हमसे जुड़ेंगे और कैसे क्लास लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, एज पर कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल इन विच मटेरियल प्री इंस्पेक्टेड एट द फर्म्स परमिशंस कैन बी रिजेक्टेड एट कंसाइनी एंड इट फाउंड अनसुटेबल। बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका जो है इसका मतलब इसका ये है कि सामग्री की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम अवधि क्या है जिस फर्म के परिसर में पूर्व निरीक्षण किए गए सामग्री कंसाइन एंड के अनुपयुक्त पाए जाने पर अस्वीकार किया जा सकता है, और वो टाइम है 90 डेज का, ठीक है, 90 डेज का है, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, स्टॉक विच आर प्रोवाइडेड टू कैटर टू फ्लक्चुएशंस ऑफ लीड टाइम एंड कंजम्पशन पैटर्न आर कॉल्ड, मतलब कि जो उतार चढ़ाव, खपत के उतार चढ़ाव को पूरा करने के लिए एक स्टोर बनाया गया है। जैसे कि कोई आइटम हमने मंगाया 6 महीने के लिए, लेकिन वो यूज हो गया 3 महीने में, तो फिर वो मंगाना होगा, ठीक है। या कोई आइटम मंगाने के लिए हम मंगाया 3 महीने के लिए, या उसका यूज हो रहा है 6 महीने तक, तो भी उसको जो है स्टॉक में थोड़ा सा रखना होगा, ताकि जो है अब चल रहा है तो ठीक है, नहीं मंगाने का भी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरह के जो होते हैं जिसमें कि फ्लक्चुएशंस होता है, उतार चढ़ाव होता है स्टोर में, उस तरह के स्टोर को बफर स्टॉक कहा जाता है, बफर स्टॉक। तो 76 का हो जाएगा बी। चलिए, स्टोर की एक और नई परिभाषा आ गई, बाकी सब तो इसमें जो है हम बता ही दिए हैं। इमरजेंसी स्टॉक जो है आपातकाल के मतलब तुरंत जो मंगाया जाता है, यूज हो जाता है, उसी को इमरजेंसी स्टॉक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर मेजर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी, अब डिसिप्लिन अपील रूल से क्वेश्चन आने लगे। तो मेजर पेनाल्टी में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है SF5 होता है, माइनर पेनाल्टी में SF जो है
11 होता है, ठीक है। तो पेनाल्टी से संबंधित कुछ जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आपको हमेशा याद रहना चाहिए, और कोई भी पेनाल्टी का कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। और जो एसएफ है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो किस रूल के तहत है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपसे 1 से लेके 11 जो आपके पेनाल्टीज़ हैं वो मैं बोलूँगा और आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। चलिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है वो है ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 जो है ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के ऑर्डर के लिए है। दूसरा जो है डीम्ड सस्पेंशन, सस्पेंस में रखने के लिए, सस्पेंशन में रखने के लिए किया जाता है डीम्ड सस्पेंशन, SF2, स्टैंडर्ड फॉर्म 2। तीसरा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म 3 जो है वो है सर्टिफिकेट टू बी फिनिश्ड बाय सस्पेंडेड, ठीक है, ये है तीसरा। चौथा क्या है, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 क्या है, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। स्टैंडर्ड फॉर्म 5 जो है वो है चार्जशीट फॉर मेजर पेनाल्टी। मेजर पेनाल्टी के लिए जो चार्जशीट होता है स्टैंडर्ड 5 होता है। 6 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म 6 जो है वो है रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये 6 जो है SF6 जो है रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। SF7 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। SF7 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। SF8 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। SF8 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। SF9 नहीं है, ठीक है, SF9 डिलीटेड हो गया है, खत्म हो गया है। SF10 क्या है, ऑर्डर फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग। SF10 क्या है, ऑर्डर फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग। SF10 का ए भी है, ठीक है। SF10 का ए क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी अथॉरिटी इन कॉमन प्रोसीडिंग, ठीक है। ये रूल 13 में आता है। इस तरह के सब में कुछ ना कुछ रूल हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन है 10 का ए हो गया। 10 का बी देखिए, 10 का बी क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग, ये भी वही है, ठीक है। 10 अब यह 11 हो गया। 11 तो आप जानते हैं माइनर पेनल्टी के लिए होता है। मेमोरेंडम ऑफ चार्जशीट, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ चार्जशीट फॉर माइनर पेनल्टी इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी, ठीक है, ये रूल 11 में आता है। मेमोरेंडम ऑफ चार्जशीट फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी, स्टैंडर्ड फॉर्म 11 का ABCD भी है, ठीक है। तो बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी क्या है, 11 का बी, चार्जशीट फॉर इनिशिएटिंग ऑफ माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग, ठीक है, इन केस ऑफ, किस केस में, इन केस ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइडेड टू हेल्ड इंक्वायरी, यदि इंक्वायरी के लिए। 11 का सी क्या है, टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन टू माइनर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी के लिए जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो होगा वो 11 का सी होगा। चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी वाज इनिशिएटेड, ठीक है, इशूड। तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड फॉर्म थे वो आपको 11 तक का था, वो आपको मैंने बताया है। और सब आप याद रखिएगा, एक एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 1, 2, 5, 11, 7, 4, ये आप याद ज़रूर रखिएगा। बाकी भी याद रखने की ज़रूरत है। सेवेंटी 77 का हो गया। 77 में क्या है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म मेजर पेनल्टी के लिए यूज होते हैं वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म 5 है। और 78 देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। अपॉइंटमेंट टू इंक्वायरी ऑफिसर के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, अभी हमने आपको बताया कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के लिए या बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के लिए जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो यूज होता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म 7, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड एज ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। अभी हमने बताया कि SF4 जो है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए होता है, और ए में ऑप्शन है इसका, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए है, हमने बताया SF1 जो होता है ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए होता है, इसका SC का हो जाएगा C। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। ये भी हमने बताया कि इंस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन के लिए जो रिफ्यूजिंग जो है वो होता है SF6 में होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 81 का हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारे क्वेश्चन जो है इसमें आए हुए थे। विच कलर इज पेंटेड ऑन फायर एक्सटिंगाइजर। जो पैकेट्स होते हैं, जो बाल्टी जो होती है उसमें
रेड पेंट लगते हैं। 82 का हो जाएगा ये। 83 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू फॉर्म इंटरनल थ्रेड इन होल। अच्छा, जो होल्स जो होते हैं उसमें इंटरनल जो थ्रेड कटिंग होता है, इस तरह का थ्रेड जो होते हैं किसी होल्स में, जिसमें कि नट जो है बोल्ट आपस में टाइट हो सके, तो उस तरह के जो थ्रेड कटिंग के लिए इंटरनल के लिए टैप होता है, टैप। ठीक है, तो इसका 83 का हो जाएगा ए। 84 देखिए, एज पर रेलवे सर्वेंट आवर्स of work and period of rest rules standard duty hours in a week for intensive category workers। जो इंटेंसिव कैटेगरी जो वर्कर्स होंगे, इंटेंसिव कैटेगरी के वर्कर्स जो होंगे, और इसके 4 पार्ट्स हैं। एक तो इंटेंसिव है, एक इसेंशियल इंटरमीडिएट है, एक कंटिन्यूस है, ठीक है, और एक एक्सक्लूडेड है। तो सबके लिए अलग अलग रूल्स हैं। तो आपको इसमें पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, इंटेंसिव का पूछ रहा है, तो 42 आवर्स है। ठीक है, अगर आपसे कंटिन्यूस का पूछेगा तो 48 आवर्स। ठीक है, इसेंशियल इंटरमीडिएट EI जिसका पूछेगा तो इसका भी 48 आवर्स है। कंटिन्यूस का कोई टाइम नहीं दिया है। ठीक है, कंटिन्यूस का आपको नहीं दे टाइम है। ठीक है, जैसे सुपरवाइजर्स हो गए या हॉस्पिटल में मेट्रोन्स हो गए, या इस तरह के जो पोस्ट होते हैं उसमें टाइम लिमिट नहीं है। तो 84 का हो जाएगा बी। चलिए 85 देखते हैं। ये सब HOER से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, NCR का हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो क्या है, प्रयागराज अभी है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, इन इंडियन रेलवे वेलफेयर इंस्पेक्टर वर्क अंडर विच डिपार्टमेंट। जो वेलफेयर इंस्पेक्टर जो होते हैं WI, वो क्या पर्सनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। इसका हो जाएगा डी। 86 का हो जाएगा डी। 87 देखिए, मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड टू फीमेल रेलवे एम्प्लॉय फॉर ए पीरियड ऑफ। जो फीमेल रेलवे एम्प्लॉय हैं उसके लिए मैटरनिटी लीव बनाया गया है, और 180 डेज़ का होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है, बीच बीच में छोड़ छाड़ कर नहीं ले सकते, एक बार में 6 महीने का ले लेना है। प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही आप जो है उसके लिए एलिजिबल हैं, और उसका जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट सिर्फ देना है कि कोई जो है एम्प्लॉय खुद ही महिला रेल एम्प्लॉय प्रेग्नेंट होनी चाहिए, तो उनको जो है 180 डेज़ का जो है मैटरनिटी लीव मिलेगा। इसमें एक और शर्त है, इसमें कोई बंधन नहीं है कि उसकी शादी हो या ना हो। ठीक है, अनमैरिड भी है लेकिन अपनी इच्छा से वो प्रेग्नेंट है तो उनको भी वो छुट्टी मिलेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का हो जाएगा सी। 87 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए मैंने बताया ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। 88 देखिए, 88 में क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव विच में बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग इंटायर सर्विस। जो स्टडी लीव के लिए प्योर जो छुट्टी होता है वो 24 मंथ्स का होता है, उसमें कुछ और जोड़ के इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो 88 का हो जाएगा ए। 89 देखिए, मैक्सिमम LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड बाय अ रेलवे एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ। LHAP जो होता है लीव, सिक लीव जो होता है, लीव ऑफ हाफ एवरेज पे जिसको कहा जाता है LHAP, और LAP को कहा जाता है लीव ऑफ एवरेज पे। तो LHAP का कोई लिमिट नहीं है, कितना भी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए स्टोर नहीं कीजिए। स्टोर कीजिए क्योंकि अभी तो स्टोर करना है। जो भी वीडियोस देखते हैं वो कम यंग के ही लोग देखते हैं, क्योंकि जेई की तैयारी तो उन्हीं को करनी है। और स्टोर कीजिएगा तो जो आपकी एज ज़्यादा होंगे, जब बीमारी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे तो उस समय आपका काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, रूल 3B ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल डिस्कस अबाउट। जो रेलवे सर्विस के जो कंडक्ट रूल हैं उसके 3 का B रूल है, वो क्या बोलता है। 3 का रूल B बोलता है कि इसमें है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन, कब कब प्रदर्शन करना चाहिए वो आपको पूछ रहा है, वो आपको बता रहा है कि कब कब प्रदर्शन करना चाहिए। तो 90 का हो जाएगा, नहीं ये इसका हो जाएगा डी। रूल 3B ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल डिस्कस अबाउट जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं उसको मानना है, जैसे कि वन संरक्षण है, वन्य जीव सुरक्षा है। ठीक है, जो विवाह की जो आपको जो ये है मैरिज का जो एज है वो आपको कौन सा है ये आपको करना है। ठीक है, जो ये सब आपको एज से लिमिटेशन से संबंधित जो है वो आपको इसमें दिया हुआ है 3B में। तो
जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, ये नहीं होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, रूल 3B ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल डिस्कस अबाउट ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। रूल नंबर 7 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल डिस्कस अबाउट, रूल नंबर 7 जो है वो क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन के बारे में है। प्रदर्शन के बारे में है